गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपके साथ अजय और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन फर्स्टली। तो सबसे पहले हम लोग आपके साथ एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो अराइज होता है इस कंटेक्स्ट के साथ, इस चैप्टर के साथ, तो वो ये है कि नेम 3 प्रॉब्लम्स दैट द न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन ऑफ इंडिया फेस्ड। द प्रॉब्लम्स, सॉरी ये साथ में ही मिसप्रिंटेड हो गया है थोड़ा सा, ये आपके आंसर में ही होगा। आप इसको हेडिंग करके लिख सकते हैं कि द प्रॉब्लम्स, ठीक है, द प्रॉब्लम्स ऑफ रिहेबिलिटेशन और आर गिवन बिलो, नॉट ऑफ गिवन बिलो, दे आर गिवन बिलो। सो फर्स्ट पॉइंट जो होगा रिहेबिलिटेशन के लिए कि लोगों को कि जब हम बात करते हैं रिहेबिलिटेशन की, तो जैसे हम सब जानते हैं कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला ऑन 15 अगस्त 1947। बट कंडीशन क्या थी कि इंडिया और पाकिस्तान जो है ये फॉर्म होंगे, मतलब कि दो डिविजन्स बनेंगी, दो कंट्रीज अलग होंगी, मतलब कि कंट्री को ही डिवाइड किया जाएगा, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। अब जो पाकिस्तान में थे, तो पाकिस्तान की जो हिंदू कम्युनिटीज़ थी, ठीक है, या जो लोग जो इंडिया में रहना चाहते थे, हिंदुस्तान में रहना चाहते थे, तो उन लोगों को अपना सारा घर, कारोबार, जो कुछ भी उन्होंने पाकिस्तान वाली जो रीजन थी, जो वेस्टर्न इंडिया था उस टाइम पे, वहाँ से छोड़कर अपना जो अभी इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडिया है वहाँ आना था, मूव ऑन करना था। तो उनके लिए जो जो प्रोसेसेस, जो जो कदम उठाए गए थे उनको बसाने के लिए, तो हम उनके बारे में बात करेंगे कि द 3 प्रॉब्लम्स दैट द न्यूली 8 मिलियन रिफ्यूजीज हु हैव कम इनटू कंट्री फ्रॉम न्यूली बॉर्न पाकिस्तान। तो ये इसका आंसर ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया हमसे ही, इसकी हम गलती की माफ़ी मांगते हैं आपसे। तो सबसे पहले कि द 3 प्रॉब्लम्स दैट द न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन ऑफ इंडिया फेस्ड, वो ये था कि 8 मिलियन रिफ्यूजीज जो कि पाकिस्तान से, जो कि न्यूली बॉर्न पाकिस्तान से हमारी कंट्री में रिटेलिएट करने थे या रिहेबिलिटेट करने थे, उनको देखना, उनके लिए पूरी की पूरी सुविधा मेंटेन करना एक था। नंबर सेकंड, द प्रॉब्लम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। अब जो प्रिंसली स्टेट्स थी जिन पे राजा महाराजाओं का अभी तक शासन था, शासक थे जो, देयर वर almost 500 princely states, each ruled by a Maharaja or a Nawab, and each of them had to be persuaded to join the new nation. तो अब इंडिया के पास एक और हम कहते हैं कि एक अड़चन थी कि अब इंडिया तो बन गया है, लेकिन इंडिया के अंदर ही, जब उस टाइम के हम इंडिया की बात करें, कि जैसा हमारा आज का इंडिया भी है, उस एरिया में भी, उस पूरे के पूरे रीजन में भी, पूरे इंडियन कंट्री में भी 500 प्रिंसली स्टेट्स थी जो कि डिफरेंट डिफरेंट महाराजा या नवाब्स के द्वारा रूल की जाती थी। तो ये भी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इन सब प्रिंसली स्टेट्स को अपने इस नेशन में, कि इंडियन नेशन अगर हम बात करें, इंडिया की बात करें, उसमें लाने के लिए ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो थैंकफुल हैं हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के, जिन्होंने इस कठिन काम को इतनी आसानी से, सरलता से पूरा किया है, और हमारे एक भारत को, जो नया भारत जिसको हम देखते हैं हमारे इंडिया का मैप पे अगर देखें, तो वो हम अपने इंडिया की बात करें तो इट इज़ सो ब्यूटीफुल नाउ। सो अब अगर हम बात करें कि द न्यू नेशन हैड टू अडॉप्ट अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट वुड बेस्ट सर्व द होप्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। और इंडिया के लिए एक और चैलेंज था, प्रॉब्लम ये था कि अब हमारा नेशन तो बन गया है, हमने प्रिंसली स्टेट्स को भी अपने साथ ज्वाइन कर लिया है, कि प्रिंसली स्टेट्स भी हमारे वन नेशन स्ट्रैटर्जी में आ गए हैं, कि ये भी अब कहते हैं कि हाँ, हमें एक नेशन बनना चाहिए, अपनी ये जो भी प्रिंसली स्टेट्स वगैरह हैं ये सब हमको छोड़कर एक नए सवेरे की तरफ, एक डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है। देन वो 8 मिलियन रिफ्यूजीज जो कि न्यू पाकिस्तान से, जो न्यूली फॉर्म्ड हुआ था उस टाइम पे, वहाँ से उनको अपने इंडिया में लाना था, उनको उनकी जो कहते हैं कि उनका देखभाल, उनके लिए एक आसरा, घर, सब कुछ, एवरीथिंग उनके लिए भी मेंटेन करना था। ओके, तो यही सब प्रॉब्लम्स थी। अगर हम सिर्फ 3 प्रॉब्लम्स की बात करें, वैसे इससे भी फर्दर प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इंडिया के लिए। जब स्टार्टिंग पीरियड में अगर हम बात करें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द रोल ऑफ प्लानिंग कमीशन। अब प्लानिंग कमीशन का हमारे इंडिया में क्या रोल था? तो प्लानिंग कमीशन हेल्प डिज़ाइन एंड एग्जीक्यूट सुटेबल पॉलिसीज़ फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जो प्लानिंग कमीशन था वो हमारे लिए क्या करता था कि वो डिज़ाइन करता था हमारे लिए जो भी पॉलिसीज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हैं, जिससे इकोनॉमी में डेवलपमेंट होगी, ठीक है,
जिससे कंट्री की डेवलपमेंट होगी, उसको वो डिज़ाइन भी करते थे और एग्जीक्यूट करके इम्प्लीमेंट भी करते थे. ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, दैट आर द फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, सब्जेक्ट्स दैट वर रिप्लेस्ड ऑन द यूनियन लिस्ट वर डैश डैश एंड डैश. तो जो सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, जिनको हम यूनियन लिस्ट पर प्लेस किया गया था, जो कि यूनियन लिस्ट पर प्लेस किए गए थे, वो थे हमारे टैक्सेस, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स. ओके, नाउ मूविंग टू 2 सब्जेक्ट्स ऑन द कंकरेंट लिस्ट वर. अब कॉन्करेंट लिस्ट एक यूनियन लिस्ट थी और एक करंट कंकरेंट लिस्ट थी, ठीक है. तो कॉन्करेंट लिस्ट में हमारे थे फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर. ये आप लोगों को याद रखने हैं कि लाइक कॉन्करेंट में जो लिस्ट थी उसके जो सब्जेक्ट्स थे वो थे हमारे फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर. मेनली फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर के बारे में इस लिस्ट में बात की गई थी. और यूनियन लिस्ट में हमारे टैक्स, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स के बारे में बात की गई थी. अब पार्ट 3 जैसे कि हम बात करते हैं कि लाइक सी पार्ट है इकोनॉमिक प्लानिंग बाय विच both the state and the private sector played a role in development was called a mixed economy model. Okay, it is a mixed economy model जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट भी और साथ में प्राइवेट सेक्टर के भी, ठीक है, स्टेट के सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर इकोनॉमिक प्लानिंग की तरफ बढ़ते हैं और एक डेवलपमेंट को अपना रोल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. अब बात करेंगे डी पार्ट. द डेथ ऑफ डैश sparked of such violent protest that government was forced to give into the demand for linguistic state of आंध्र प्रदेश. ये OFT है, ये टी को आप रहने दीजिए, इसमें स्पेस था, ये टाइपिंग के एरर्स हैं थोड़े से, तो इनको आप थोड़ा इग्नोर कीजिएगा. ओके, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश है, इट इज़ नॉट ऑफ टी आंध्र प्रदेश. ओके, लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. तो ही वॉज पोटी श्रीरामुल्लू, ठीक है. इट इज़ द नेम ऑफ दैट रेवोल्यूशनरी. ही वॉज एन इंडियन रेवोल्यूशनरी, वो इंडियन रेवोल्यूशनरी थे. और इनको आप लोग अगर बात करें आंध्र प्रदेश के साथ, तो इन्होंने हंगर स्ट्राइक में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था. इनके लिए भी वो जाने जाते हैं कि इन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी आंध्र प्रदेश के लिए. ओके, नाउ डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके पास वो है ट्रू फॉल्स का. यू हैव टू ओनली से लाइक व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज फॉल्स अबाउट द स्टेटमेंट. ओके, at independence the majority of Indians lived in villages. Yes, it is true, because most of the majority of people were villagers on that time also. Okay, because there was no formation of big cities and capitals on that time. Okay, now second part, ये B part है, FA नहीं है, आप इसको भी इग्नोर कीजिएगा, काफ़ी मिस्टेक्स हैं इसमें, आई नो दैट, बट ये सब हम इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि सभी स्टूडेंट्स को उनका मटेरियल थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाए. वैसे और अब बात करें इसी के बारे में कि लाइक द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड अप ऑफ मेंबर्स ऑफ कांग्रेस पार्टी. नो, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट ओनली मेड बाय द मेंबर्स ऑफ कांग्रेस पार्टी, ठीक है. तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के ही मेंबर्स जो थे उन्हीं के साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बना है. ओके, तो ये हमारे लिए फॉल्स है. नाउ सी पार्ट. इन द फर्स्ट नेशन इलेक्शन ओनली मेन वर अलाउड टू वोट. नो, जो फर्स्ट इलेक्शन था, जो फर्स्ट नेशनल इलेक्शन था, वी वर नाउ, हम लोग घोषित हो गए थे कि लाइक हम लोग एक डेमोक्रेटिक नेशन है जिसमें वुमेन एंड मेन वर गिवन इक्वल राइट. ओके, तो सिर्फ मेन जो थे वो ही अलाउड नहीं थे, वुमेन्स भी अलाउड थे. लाइक कि वी हैव हैविंग एन एज ऑफ 18+ दैट विल गिव वोट ऑन दैट टाइम ऑल्सो. नाउ डी पार्ट. द सेकेंड 5-year प्लान फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज. येस, इट इज़ ट्रू. अब अगर आप लोग अपने सारे 5 years प्लान पढ़ोगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ये सारा का सारा समझ आ जाएगा. और फर्दर मैं आप लोगों से एक ही गुजारिश करूँगा कि लाइक अगर आप लोग सिर्फ NCERT क्वेश्चन दे के ही सोच रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम्स अच्छे हो जाएंगे, एक्सीलेंट हो जाएंगे, यू विल स्कोर गुड मार्क्स, देन आई एम सॉरी, बट आप लोगों को हर एक जानकारी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको चैप्टर्स भी पढ़ने होते हैं, उनके नोट्स भी बनाने होते हैं, ताकि ये आपके लिए फर्दर भी लाइफ टाइम के लिए आपका इन्वेस्टमेंट है, जो आप एक ही बार अपना पेन पेपर यूज़ करके नोट्स बना के इन्हें याद रख सकते हैं. ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5. What did Dr. Ambedkar mean when he said that in politics we will have equality and in social and economic life will have inequality? तो डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बार कहा था कि लाइक कि हम पॉलिटिक्स में इक्वालिटी ला सकते हैं और साथ में अगर हम बात करें सोशल इकोनॉमिक लाइफ की तो तब वहाँ पे इनइक्वालिटी ही रहेगी. तो इसका आंसर है जैसे कि व्हाट अम्बेडकर वांटेड टू से वाज दैट प्रोवाइडिंग वोटिंग राइट्स टू द लोअर कास्ट पीपल वुड नॉट रिमूव other inequalities such as between rich and poor
और बिटवीन अपर कास्ट एंड द लोअर कास्ट। तो अम्बेडकर जी का ये कहना था कि अगर हम लोगों को वोटिंग राइट भी प्रोवाइड कर दें, लोअर कास्ट वालों को भी, बट इससे भी वो जो इनइक्वालिटी है जिसके हम बात करते हैं कि रिच एंड पुअर्स की इनइक्वालिटी, अपर कास्ट और लोअर कास्ट की इक्वालिटी, ये कभी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। दीज क्लासेज ऑफ पीपल कुड बी लेबल्ड इक्वली ओनली पॉलिटिकली, बट इन रियलिटी इट कुड नॉट बी पॉसिबल ड्यू टू आवर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें कि हाँ, हमने पॉलिटिकली इन लोगों को इक्वल लेवल पे ला दिया है कि एवरीवन इज गेटिंग देयर राइट टू वोट, चाहे वो किसी भी क्रीड का है, कास्ट का है, रेस का है, जेंडर का है, एवरीथिंग, ओके। बट जब हम बात करेंगे सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर लेवल पे, तब ये सब पॉसिबल नहीं होगा, ओके। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हाई वाज देयर अ रिलक्टेंस टू डिवाइड द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक टाइम्स? ओके, इट इज लिंग्विस्टिक टाइम, नॉट यूजिस्टिक टाइम, ठीक है। इसका भी आप लोगों को एक बार ध्यान रखना पड़ेगा, काफ़ी एरर्स हैं हमारे साथ भी, हम इसकी माफ़ी मांगते हैं आपसे पहले ही, बट आप लोगों को ये लिंग्विस्टिक है, ओके, यू हैव टू राइट इट, ओके। नाउ आंसर, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस एट द कॉस्ट ऑफ इट्स डिवीजन। हम सब जानते हैं कि इंडिया को इंडिपेंडेंस कैसे मिला था, कि ये उनको सबसे पहले इंडिया और पाकिस्तान, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन जी थे जब हमारे गवर्नर जनरल उस टाइम पे, तब उन्होंने मिलकर हमारे इंडिया और पाकिस्तान को बाय द हेल्प, जब इंटरेक्शंस हुए थे हमारे, क्या बोलते हैं उनके, हमारे मुस्लिम लीग के और कांग्रेस पार्टीज़ के, तब वहाँ पे ऐसी वैसी बातें हुई थी जिससे कि फर्दर जो ब्रिटिश रूलर्स थे उनको कंट्री के 2 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ा था, ओके। देन द डिवीजन हैड बीन डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो ये डिवीजन जो था ये रिलीजन बेसिस पे था, लाइक कि जो न्यूली फॉर्म पाकिस्तान था, जो कि वेस्टर्न इंडिया था उस टाइम पे, और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया था लाइक कि बांग्लादेश, दे वर द टू कंट्रीज दे वर फॉर्म्ड ऑन दैट टाइम, बट ऑन दैट टाइम उसको सिर्फ पाकिस्तान ही कहा गया था, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। तो अभी कुछ टाइम के बाद फिर उसके बाद हमने बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस देखा, ठीक है। तो ये जो रीजन्स बनी थी, ये जो कंट्रीज़ बनी थी, ये जो डिवीज़न हुआ था, ये एक रीजनल लेवल पे था कि लाइक हिंदू एंड मुस्लिम्स लेवल पे, कि लाइक ये 2 स्टेट जो ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान जो बने थे, ये मुस्लिम मेजॉरिटी लोगों के लिए था, एंड जो इंडिया था वो हिंदू मेजॉरिटीज़ के लिए बना था ऑन दैट टाइम। बट नाउ एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिवीजन मोर देन अ मिलियन पीपल हैड बीन किल्ड इन राइट्स बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स। और इस डिवीजन के चलते हुए बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे निर्दोष लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। जो भी दंगे हुए थे इन हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में, जब हम बात करते हैं, अगर हम पुराने टाइम की बात करें, उस टाइम की अगर हम बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा दंगे हुए थे। यहाँ तक कि ट्रेन्स जो थी, जो कि हमारे पाकिस्तान से ट्रेवल करती थी, अगर हम बात करें पाकिस्तान से जब ट्रेन्स ट्रेवल करती थी इंडिया के लिए, जो भी रिफ्यूजीज़ थे आने वाले, तो उन लोगों को मार दिया जाता था या दंगे हो जाते थे, ओके। नाउ in some circumstances it was not wise to further divide the country on the basis of language। तो जब अगर हम बात करें कि हमने पहले ही अपने एक अखंड भारत, जो हम बात करते हैं कि लाइक एक इंडिपेंडेंट इंडिया जो था, भारत जो था इसको हमने पहले वेस्टर्न और ईस्टर्न पाकिस्तान में डिवाइड कर दिया। अब अगर हम बात करें कि कंट्री जो बच गई है, इंडिया जो बच गया है, उसको भी हम एक लैंग्वेज बेसिस पे डिवाइड कर दें, मीन स्टेट्स को भी लैंग्वेज बेसिस पे डिवाइड कर दें, वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। Therefore, both Prime Minister Nehru and Deputy Prime Minister Patel, that is वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वर अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर उस टाइम के और साथ में हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इन दोनों का ये कहना था कि अब हमें और लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्रिएशन नहीं करनी चाहिए। now क्वेश्चन नंबर 7 जो अराइज होता है यहाँ पे, गिव वन रीजन वाई इंग्लिश कॉन्टिन्यूड टू बी यूज्ड इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो थी वो इंडिपेंडेंस के बाद भी क्यों कॉन्टिन्यूड रही? तो इसका मेजर रीज़न जो था वो ये है कि लाइक इंग्लिश कॉन्टिन्यूड टू बी यूज्ड इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस बिकॉज साउथ इंडियन स्टेट्स एक्सप्रेस्ड स्ट्रॉन्ग अपोजिशन इन हिंदी। क्योंकि जो साउथ इंडियन स्टेट्स थी उन्होंने हिंदी लैंग्वेज के लिए बहुत ज़ोरों शोरों से अपोजिशन, लाइक कि वो अपोज करते थे उसको, ठीक है। तो ये रीज़न था कि इंग्लिश जो थी वो कॉन्टिन्यू रही हमारे इंडिया में even after the independence, okay। now moving to question number 8, how was the economic development of India visualized in the early decades after independence। तो हम अगर बात करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हमारे इंडिया की ऑन दैट
अर्ली डेकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, लाइक कि हमारे 1947 टू 57 के बीच की अगर हम बात करें, 10 साल के बीच की बात करें, देन वी हैव दिस. In 1950, the government set up a planning commission to help design and execute suitable policies for economic development. तो 1950 में हमारी जो गवर्नमेंट थी, जो न्यूली इंडियन गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, उन्होंने प्लानिंग कमीशन को सेट किया कि उसको ओरिजिन में लाया, जिसकी हेल्प से वो लोग डिज़ाइन कर सकें, एग्जीक्यूट कर सकें वो सारी की सारी स्ट्रैटजीज, पॉलिसीज़ जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंक्रीज़ करें. ठीक है. देयर वॉज अ ब्रॉड एग्रीमेंट ऑन मिक्सड इकोनॉमी मॉडल. तो वहाँ पे अगर हम बात करें इस प्लानिंग कमीशन में, तो वहाँ पे जो मिक्सड इकोनॉमी का मॉडल था उसके ऊपर बहुत बड़ा एग्रीमेंट जो था वो भी रखा गया कि लाइक मिक्सड इकोनॉमी होनी चाहिए, कि लाइक स्टेट एंड पब्लिक सेक्टर जो हैं, प्राइवेट सेक्टर जो हैं, उनकी हेल्प से हम लोग डेवलपमेंट ला सकते हैं और ज़ोरों शोरों से जल्दी ला सकते हैं. ठीक है. Here, both the state and private sector would play important and complementary roles in increasing production and generating jobs. तो ये दोनों सेक्टर जो हैं, स्टेट और प्राइवेट सेक्टर, ये क्या हेल्प करेंगे? ये हेल्प करेंगे प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में और साथ में जॉब्स को जनरेट करने में. नाउ इट वाज ऑन द प्लानिंग कमीशन टू डिफाइन विच इंडस्ट्रीज शुड बी इनिशिएटेड बाय द स्टेट एंड विच बाय द मार्केट एंड हाउ टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन द डिफरेंट रीजन्स एंड स्टेट्स. तो ये सारा कारोबार जो ये सब था इन स्टेट्स का और इन मार्केट्स का, लाइक हम बात करें प्राइवेट सेक्टर्स का, तो ये पब्लिक कमीशन जो थी ये डिफाइन करती थी उन इंडस्ट्रीज़ को जो इनिशिएटेड लेंगी इन स्टेट्स और मार्केट्स में, ताकि हम अचीव कर सकें हमारे सारे डिफरेंट रीजन्स और स्टेट्स के बीच में एक बैलेंस को अचीव कर सकें या मेंटेन कर सकें. नाउ टॉकिंग इन 1956, नाउ इन 1956 द सेकेंड 5 ईयर प्लान. तो 1950 में हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था. ठीक है. नाउ वी टॉकिंग अबाउट 1956, द सेकेंड 5 ईयर प्लान वाज फॉर्मुलेटेड विच फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज. तो अब हैवी इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, सच एज स्टील एंड ऑन द बिल्डिंग ऑफ लार्ज डैम्स. और हम स्टील्स की बात करते हैं, लाइक स्टील इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट की बात करते हैं, हैवी इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, और साथ में हमारे डैम्स की बात करते हैं, ताकि हम इरिगेशन का जो प्रोसेस है उसको पूरी कंट्री में वो भी कर सकें, और साथ में इलेक्ट्रिक जनरेशन, जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन है उसको भी इवॉल्व कर सकें, मॉडिफाई कर सकें. ठीक है. These sectors would be under the control of the state. ये सब सेक्टर्स स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगे. ओके. दिस फोकस ऑन हैवी इंडस्ट्रीज. ओके. एंड एफर्ट्स एट स्टेट रेगुलेशन ऑफ द इकोनॉमी वाज टू गाइड इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स. ठीक है. तो प्राइमरी फोकस जो था वो हैवी इंडस्ट्रीज पे था और एफर्ट लगाए गए थे, लाइक जो भी स्टेट है वो रेगुलेट करेगी सारी की सारी इकोनॉमी को और गाइड करेगी सारी की सारी इकोनॉमिक पॉलिसी जो भी फर्दर जो नेक्स्ट डिकेड्स में, जो आने वाले डेकेड्स हैं, आने वाले साल हैं, उनमें अपनाए जाने चाहिए. ओके. नाउ टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज मीरा बहन? फाइंड आउट मोर अबाउट हर लाइफ एंड हर आइडियाज. ओके. सो मीरा बहन, अगर हम इनकी बात करें, मीरा बहन born in 1892 and she died in 1982. She was the daughter of British admiral. तो वो ये ब्रिटिश एडमिरल की बेटी थी. हर रियल नेम वॉज मेडिलाइन शेड. मेडिलिन शेड इनका रियल नेम था. शी लेफ्ट इंग्लैंड टू लिव एंड वर्क विद महात्मा गांधी. तो इन्होंने इंग्लैंड को छोड़ा था ताकि ये अपनी लाइफ और अपने काम को महात्मा गांधी के साथ जोड़ सकें. ठीक है. शी डिवोटेड हर लाइफ टू ह्यूमन डेवलपमेंट. उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ अपना पूरा जो जीवन था उसको सौंप दिया था, डिवोट कर दिया था. द एडवांसमेंट ऑफ गांधी जीज प्रिंसिपल्स एंड टू द फ्रीडम स्ट्रगल, शी वॉज अवॉर्डेड द पद्मा भूषण इन 1982. शी वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड पद्मा भूषण अवार्ड लाइक इन 1982 में. ठीक है. वो गांधी जी के प्रिंसिपल्स से बहुत ही ज़्यादा और उनके फ्रीडम स्ट्रगल्स के साथ सबके साथ वो उन्होंने अपना सारा का सारा लाइफ का जो भी उनका डिवोशन था वो सारा का सारा उन्होंने दे दिया था. ओके. नाउ टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड आउट मोर अबाउट द लैंग्वेज डिविजन्स इन पाकिस्तान दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ न्यू नेशन ऑफ बांग्लादेश. हाउ डिड बांग्लादेश अचीव इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान? अब हमें फाइंड आउट करना है कि जो भी लैंग्वेज डिविजन्स पे पाकिस्तान में हुआ, ठीक है,
जिसने कि एक न्यू नेशन को जन्म दिया, लाइक कि ईस्ट पाकिस्तान को, हमारा जो ईस्ट पाकिस्तान की हम बात करते हैं उसको बांग्लादेश का जो नाम मिला। ठीक है, हमें बात करनी है साथ में कि बांग्लादेश ने अपना जो भी इंडिपेंडेंस है पाकिस्तान से कैसे अचीव किया। ठीक है, पाकिस्तान वॉज डिवाइडेड इंटू टू रीजन्स, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान जो है हमारा, जो कि प्रेजेंटली एट प्रेजेंट जो हमारा पाकिस्तान है, ईस्ट पाकिस्तान जो हमारा एट प्रेजेंट बांग्लादेश। ठीक है, दिस डिवीजन वॉज डन ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक मेजॉरिटी। तो इसमें भी लिंग्विस्टिक मेजॉरिटी पे ही हमारे जो ईस्ट पाकिस्तान है और वेस्ट पाकिस्तान है इनमें डिवाइड किया गया था। अगर हम ईस्ट पाकिस्तान की बात करें तो देयर वी विल फाइंड मेजरली बंगाली मुस्लिम्स, जो बांग्ला जानते होंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें वेस्ट पाकिस्तान, वहाँ पे आपके ज़्यादातर पंजाबी मुस्लिम होंगे, लाइक कि जो पंजाबी लैंग्वेज में या उर्दू लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफर करते हों। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द ईस्ट पाकिस्तान वॉज डोमिनेटेड बाय बांग्ला स्पीकिंग मुस्लिम्स वाइल द वेस्ट पाकिस्तान वॉज डोमिनेटेड बाय उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम्स। ठीक है, the people of the West Pakistan also considered the Bengali Muslims living in the East Pakistan inferior to them. तो वेस्ट पाकिस्तानीज थे वो ईस्ट पाकिस्तानीज को कंसिडर करते थे कि वो लोग उनके मुकाबले इंफीरियर हैं। ठीक है, सो द मुस्लिम्स लिविंग इन द ईस्ट पाकिस्तान वर डिवॉइड ऑफ ऑल फैसिलिटीज़ एंड फंडामेंटल राइट्स। तो इस वजह से जो भी मुस्लिम्स मेजॉरिटी जो भी पीपल थे जो कि हमारे ईस्ट पाकिस्तान में थे, वो सारे के सारे लैक करते थे बेसिक फैसिलिटीज़ को और फंडामेंटल राइट्स को भी। इट कॉज ग्रेट डिससेटिस्फैक्शन अमंग देम। इसकी वजह से वहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन होगी कि लाइक उनको अपनी ही, जैसे कि हम बात करते हैं कि लाइक अपनी गवर्नमेंट पे उनका कोई भरोसा नहीं रहा। ठीक है, वो डिससेटिस्फाइड थे, नाराज़ थे एकदम से। दे बिगिन माइग्रेटिंग टू इंडिया, और उन लोगों ने, जो ईस्ट पाकिस्तान के कुछ पीपल थे, उन लोगों ने इंडिया की तरफ अपना रुख बदल दिया कि लाइक अब हम लोग माइग्रेट करेंगे इंडिया की तरफ। देयर नंबर ग्रू सो लार्ज दैट इंडिया वॉज कंपेल्ड टू इंटरवेन द सिचुएशन। ठीक है, इट सपोर्टेड द कॉज ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान विच रिजल्टेड इन अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, तो इनका जो नंबर था जो लार्जली एक्सपैंड हो रहा था हमारे इंडिया में, तो इसने हमारी इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा जो सिचुएशन थी उनको भी बिगाड़ दिया था कि लाइक इन्हीं की वजह से हमारा जो हम बात करें कि वॉर जो थी इंडिया की और पाकिस्तान की, ये भी हुई थी। ओके, नाउ फाइनली इंडिया वॉन द वार इन फेवर ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान एंड डिक्लेयर्ड इट एज अ न्यू कंट्री नेम्ड बांग्लादेश ऑन 16 दिसंबर 1971। तो 1971 की जो वॉर हुई थी इंडिया और पाकिस्तान में, ठीक है, उसने हेल्प किया था ईस्ट पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट या फिर नेशन बनने के लिए। ठीक है, ओके, नाउ बांग्लादेश was now recognized as a sovereign nation and मुजबूर रहमान was its first president। तो मुजबूर रहमान जो थे वो बांग्लादेश के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। ओके, इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मैं आपसे लूँगा इजाज़त। धन्यवाद।